नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर जो अक्टूबर में आया, ऑब्वियसली फॉर नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए, सीए इंटर के लिए, लॉ का। तो पहला प्रश्न हमारा है केस स्टडी ऑन कंपनीज एक्ट है, और ये सेक्शन नंबर 123 एंड 127 जो डिविडेंड पे आते हैं, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 143 ऑडिटर के जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर ये केस स्टडी है। कहता है सुपर फैब्रिक्स इज अ लिस्टेड एंटिटी, और ये अपने अकाउंट्स फाइनलाइज किए हैं 2023 को। ऑडिट कमेटी रिकमेंडेड इट एंड सब्सिक्वेंटली बोर्ड ने अप्रूव किया है। एजीएम कन्वीन होती है 25 अगस्त 2023 को, जहां पे अकाउंट शेयर होल्डर के सामने पेश किए जाते हैं और शेयर होल्डर डिविडेंड अप्रूव करते हैं 10%। तो ध्यान दीजिएगा, ये एजीएम होती है हमारी 25 अगस्त को, जहां डिविडेंड डिक्लेयर होता है। कहते हैं रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटैच की गई है। ड्यूरिंग द सेड मीटिंग एक शेयर होल्डर ने पॉइंट आउट किया है, for the year 22-23 there was a big news in the media that fraud has happened in the company। तो फ्रॉड है तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। 75 लाख का है with the involvement of senior management who is absconding, जो कि भाग गए हैं since the news came into the media। however इस फ्रॉड का ऑडिटर की रिपोर्ट में और बोर्ड रिपोर्ट में कहीं कोई मेंशन नहीं है, जो कि होना चाहिए। The auditor who was present in the general meeting of the shareholders informed कि फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था, बट कोई फर्दर एक्शन उसने नहीं लिया। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। Going by the facts of the case, by what date should the amount be deposited in a separate account maintained with the scheduled bank for dividend purposes? तो देखिए हम सेक्शन 123 में क्लियरली पढ़ते हैं कि विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, फ्रॉम द मतलब 25 तारीख को छोड़ दो, 5 दिन ऐड करो, तो आंसर क्या आ गया? 30 अगस्त तक हमें पैसा जमा करवाना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है बाय व्हाट डेट शुड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बी पेड टू द मेंबर्स। ये हम 127 में पढ़ते हैं कि विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब यही 25 तारीख छोड़ दो और 30 दिन ऐड कर लो, क्योंकि ध्यान रखो अगस्त का महीना 31 का है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 24 सितंबर यहां पे निकलना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद with regard to the preservation of the books of accounts for the financial year 22-23 needs to be kept in good order until at least which of the following years। तो देखिए हम सिंपली कहते हैं 8 साल के लिए आपको बुक्स मेंटेन करनी होती है, और 8 साल कौन सा? तो अगले जो फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है 22-23, उसमें आगे 8 साल ऐड कर दो, तो आप सिंपल 8 साल ऐड करोगे तो ऑप्शन क्या निकल के आएगी? डी, 2030-31 तक। ऑडिटर ने नोटिस किया, फ्रॉड कमिट किया सीनियर मैनेजमेंट में। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिस्पेक्ट? द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑब्वियसली लिमिट 1 करोड़ एंड प्लस वाली होती है, 1 करोड़ से नीचे वाला सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता, वो आपको एसी और बोर्ड ऑफ, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको बताना होता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द फ्रॉड इन द बोर्ड रिपोर्ट। और देखिए बोर्ड रिपोर्ट में रेड विद 134 हमें मेंशन करना होता है, तो ये भी गलत है। ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द एसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177 और टू द बोर्ड। दिस इज द परफेक्ट आंसर, जो कि हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अंदर। तो परफेक्ट मेरे को सी ऑप्शन नजर आ रही है। विद दिस सी की स्टडी समाप्त होती है। नाउ द इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। देखिए मैं यहां पे भी कहूंगा, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर 1 था या 2 था, 1 में एक आधी चीज पे भी क्योंकि स्टडी अच्छी थी, एक आधा एमसीक्यू अच्छा था, यहाँ पे सारा रेपिटेटिव है। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपको ऐसा कुछ नया नजर आने वाला नहीं है। अंकिता ने बेल की है 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क विद पर्टिकुलर मार्क, मतलब आपने एक पर्टिकुलर मार्क का कॉटन दिया है बीना को, लेकिन बिना उसकी कंसेंट के उसने ये मिक्स कर लिया है डिफरेंट मार्क के साथ। तो अंकिता डिमांड कर रही है कि उसकी वो 100 बेल वापस की जाए, और बिना को वो वापस करनी पड़ेंगी, लेकिन खर्चा जो है सेपरेशन का, क्योंकि आपने मिक्स किया विदाउट कंसेंट। तो 156 में ही कहते हैं कि जो बेली है उसे बेयर करना है, तो स्वाभाविक है यहां बिना को बेयर करना होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। सिंपल आप डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 148 के अंदर, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय 1% होना, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। देन कंपनी साइड के ऊपर है, एवरी कंपनी शैल पे पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डैश पर एनम फॉर द ओवर ड्यू पीरियड इन केस ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का ओवर ड्यू हो जाता है 18% पर एनम आपको देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम पढ़ते हैं रूल नंबर 17, कहां? ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स के अंदर। अगेन डिपॉजिट के ऊपर ही प्रश्न है।
कहता है कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए हैं वेरियस टेन्योर के मेंबर से लिए हैं, करंट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट जो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन है, स्टेट द मिनिमम पीरियड फॉर विच आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना होगा। तो ये 8 साल के लिए आपको मेंटेन करना होता है, और 8 साल कहां से होते हैं? फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लेटेस्ट एंट्री इज मेड इन द रजिस्टर, मतलब आने वाले 8 साल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज बेस्ड ऑन रूल नंबर 14। इंटरप्रिटेशन के ऊपर प्रश्न है, डैश इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट द वर्ड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस शुड बी रेड इन देयर ऑर्डिनरी नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। ऑब्वियसली पहला प्राइमरी रूल है जिसे हम लिटरल या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहां से ऑप्शन आपको स्ट्रेट वे लिटरल नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर ए। कंपनी सेट के ऊपर अगला प्रश्न, ओपीसी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपीसी के बारे में पूछा तो उसके लिए उसका समय डिफरेंट होता है, तो इसका सिंपल आंसर होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो ऑप्शन नंबर डी। नॉर्मल कंपनी का आप सारे जानते हैं जो टाइम पीरियड 30 दिन के हिसाब से वो हम लेके चलते हैं एजीएम के हिसाब से। देन आईओएस के ऊपर प्रश्न, डैश मीन्स व्हेन 2 और मोर वर्ड्स आर ससेप्टिबल ऑफ एनालॉगस, जिसका मतलब होता है सिमिलर meaning are coupled together, they are to be understood in their cognate sense which means akin sense। तो ये हम सेकेंडरी रूल्स में पढ़ते हैं, और ये क्या है? नॉसिट और असोसिस। कॉन्ट्रैक्ट डेट के ऊपर, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। किसके डिफॉल्ट के लिए आप गारंटी देते हैं? ऑब्वियसली श्योरिटी देता है। किसके लिए देता है भैया? प्रिंसिपल डेटर के लिए देता है, ऑप्शन नंबर बी। 126 मेन सेक्शन कह लीजिए। इंटरप्रिटेशन के ऊपर, प्रेम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेम्बल क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है, सराउंडिंग है, बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, स्कोप है, कि भैया क्यों ये एक्ट आपने बनाया, तो इसलिए एक्सप्रेसिव स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पसेस, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्ट्रैक्ट एड के ऊपर, प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम और प्राइस। ऑब्वियसली हम सारे जानते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 में, सो ऑप्शन नंबर डी। इंटरप्रिटेशन के ऊपर कहता है फाइंड आउट द ओड वन। प्रेम्बल देखिए इंटरनल एड है, मार्जिनल नोट भी इंटरनल एड है, प्रोविजो भी इंटरनल एड है, और यूसेज क्या है? एक्सटर्नल एड, सो ऑप्शन डी। ये भी कुछ कोई नया नहीं है। हाँ, ये एक क्वेश्चन आप चाहें तो प्लीज थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, इसे मैं स्टार यहां पे मार्क कर देता हूं। कहता है रजिस्टर शैल कीप अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस विच शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय डैश ऑन द पेमेंट ऑफ द फीस। तो यहां ध्यान क्या रखना है? ध्यान दीजिएगा, कहता है रजिस्ट्रार शैल। तो हम रजिस्टर के ऊपर 2 सेक्शन पढ़ते हैं, एक सेक्शन 81 पढ़ते हैं जहां रजिस्टर मेंटेन करना है रजिस्ट्रार ने, आरओसी ने, और 85 में रजिस्टर मेंटेन करती है कंपनी, राइट? दिस इज यू मस्ट टेक केयर। तो यहां रजिस्ट्रार पूछा है, तो यहां पे जो सेक्शन लगेगा डेट इज सेक्शन नंबर 81 के ऊपर हमने जवाब देना है। तो कहता है शैल बी केप्ट टू ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डैश ऑन पेमेंट ऑफ फीस। तो यहां पे सिंपल हम पढ़ते हैं एनी पर्सन, क्योंकि यहां ध्यान क्या रखें, इसलिए सेक्शन क्योंकि 85 में क्या होता है, अगर मेंबर या फिर क्रेडिटर हैं तो उनके ऊपर कोई फीस नहीं लगती अगर कंपनी का हो, और कंपनी के केस में एनी अदर पर्सन के ऊपर ऑब्वियसली क्या लगती है? फीस। तो दैट यू मस्ट थोड़ा सा, ये एक कह लीजिए डिफरेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान में रखा जाए। नेगोशिएबल एक्ट, वैलिडिटी पीरियड फॉर प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, ये आप सारे जानते हैं भैया 3 महीने का है। देन कंपनीज एक्ट के ऊपर रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द आर नॉट लेस देन ऑब्वियसली 3/4, सो दैट मीन्स बाय आर नॉट। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब जो ऑप्शन है आपको यहाँ 3 टाइम्स दिख रहा है, और यहां 3/4 ऑफ द, राइट? तो जो हम बेयर एक्ट में लेके चलते हैं, तो थोड़ा ही इसके भी ऊपर आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि एग्जैक्टली यहां के ऊपर आपको दोनों में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए। तो बेयर एक्ट में जो वर्डिंग है ऑब्वियसली वो क्या है? 3 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि सिंपली हम बात करने के लिए कह देते हैं 75%, लेकिन इंस्टीट्यूट इस तरह से आए, बिल्कुल टेक्निकल लेवल पे पूछने पे आ जाए, तो वहां पे थोड़ी कि दोनों ऑप्शन डाल दे तो दिक्कत हो सकती है। सो दिस इज वी मस्ट टेक केयर ऑफ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेगोशिएबल एक्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ माइनर इज ऑब्वियसली वैलिड, क्योंकि इसके फेवर में है। देन डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड शुड बी पेड विद इन, ऑब्वियसली एक बार डिक्लेयर हो गया तो पे करना होता है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये हम सेक्शन 127 में पढ़ते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी। एबीसी लिमिटेड के शेयर्स लिस्टेड हैं ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, यह फाइनेंशियल ईयर। सेबी ने इरेगुलरिटीज देखी हैं इन द फाइलिंग्स
तो सेबी ने प्रपोज किया है कि एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को दी जाए रीओपनिंग के ऊपर। हम सेक्शन 130 पढ़ते हैं, तो रीओपन आप पिछले 8 साल के बुक्स कर सकते हैं। यहां आपके सामने ईयर दे ही रखा। यू आर एन एक्सपर्ट कॉल्ड बाय द सेबी टू एडवाइज विद विच लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एन एप्लीकेशन कैन बी मेड। तो 8 साल, तो 8 साल अगर आप देखते हैं तो यहां फिर ध्यान दीजिएगा, आपका ईयर था 22-23, तो 8 साल उसमें माइनस कर लीजिए, तो ऑब्वियसली 14-15, क्योंकि 14-15 में 8 डालेंगे तो 22-23 निकल आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, ऑब्वियसली ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करता है? CAG, राइट, यही पढ़ते हैं 139 में। और ये IAS के ऊपर क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर स्टैट्यूट्स और 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ स्टैट्यूट्स, ऑब्वियसली इसे हम कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसा कुछ नया कुछ देखने को नहीं मिला। इससे पहले जो आपने अगर पास्ट क्वेश्चन RTP MTP किए हुए हैं तो डेफिनेटली अगर आपने किए हुए आपको लगेगा सब कुछ सेम ही है। तो पहला प्रश्न है, कहता है ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसकी ये इंफॉर्मेशन है, पेड अप इक्विटी कैपिटल आपको 50 लाख दे रखी है, टर्नओवर 2 करोड़ दे रखी है। सीधा सीधा इससे आपको दिख रहा है ये बन गई स्मॉल कंपनी। लेकिन कहता है एक और कंपनी है स्मार्ट सॉफ्टवेयर जो कि 2 लाख इक्विटी शेयर ले रखे हैं, किसके? पैसिफिक सॉल्यूशन के। अब ध्यान दें 2 लाख ले रखे हैं आउट ऑफ 5 लाख, तो डेट मीन सिर्फ कितना हो? 40%। तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर होता तो स्मॉल कंपनी का आपको स्टेटस ना मिलता। तो अब कहता है पैसिफिक जो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहा था, लेकिन इसने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं फाइल की। तो हम सारे जानते हैं स्मॉल कंपनी को एक बेनिफिट है, बिकॉज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40 कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप स्मॉल कंपनी है या OPC है या स्टार्टअप है या डॉर्मेंट है। लेकिन ROC ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि भैया आप फाइल कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो ठीक नहीं है। कहता है वेदर पैसिफिक सॉल्यूशन शेल बी डीम्ड टू बी अ स्मॉल कंपनी हुज सिग्निफिकेंट इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय पब्लिक कंपनी। नॉट एट ऑल, ये स्मॉल कंपनी नहीं। क्या डीम्ड टू बी स्मॉल कंपनी? बिल्कुल, ये एक क्या है? ये एक स्मॉल कंपनी है, राइट? क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी है, साफ लिखा, और प्राइवेट कंपनी स्मॉल होती है, दोनों लिमिट्स क्या होगी? सेटिस्फाई। ना आप होल्डिंग है ना ही आप सब्सिडरी हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। वेदर पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड, तो हम डिफॉल्ट में क्या कहेंगे? भाई कोई भी किसी तरह का यहां हमें डिफॉल्ट नजर नहीं आता। तो आंसर्स में देख लीजिए, पहले यही लिख रहा है कि हाँ जी आप एग्जाम्प्टेड है, आपको कोई एसएच फाइल करने की जरूरत नहीं है, और हैज नॉट डिफॉल्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पब्लिक कंपनी है क्योंकि लिमिटेड लिखा हुआ स्वास्तिक लिमिटेड, और आपके ये पर्टिकुलर्स दे रखे हैं 31 मार्च 2023 को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेटवर्थ, टर्नओवर, प्रॉफिट बताया, और ये क्या है? प्रोविजनल, क्योंकि डेट देखिए 30 सितंबर, मतलब इस करंट ईयर के दे रखे हैं। अब प्रश्न आपको CSR पे दिखेगा, कहता बताइए क्या कंपनी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी? तो CSR के लिए हम जानते हैं 3 लिमिट होती है। नेटवर्थ यहां 100 करोड़ है जबकि लिमिट होती है 500 करोड़, टर्नओवर यहां 500 करोड़ है जबकि लिमिट होती है 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट यहां 1 करोड़ है जबकि लिमिट होती है 5 करोड़। और ये हमें कब दिखनी होती है? पिछले साल की। पिछले साल अगर ये लिमिट लगेंगी तो इस साल CSR कमेटी बनानी होती है। दैट मीन्स जो करंट ईयर की आपको यहां लिमिट दिख रही है, ये लिमिट चाहिए लग रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें देखना होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आपको कोई CSR कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 31 जुलाई को। डिविडेंड वारंट मिस्टर ए जो एक शेयर होल्डर है उसको पोस्ट हुआ 22 अगस्त को। तो अंडर सेक्शन 127 हम जानते हैं कि भैया 30 दिन में देना होता है। तो 31 जुलाई से 22 अगस्त, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका काम है पोस्ट करना, अगले को मिले या ना मिले। लेकिन ड्यू टू पोस्टल डिले उसको रिसीव बाद में हुआ है, क्या मिस्टर ए एक्शन ले सकता? नहीं, क्योंकि कंपनी का काम है पोस्ट करना, इररिस्पेक्टिव मींस इमटेरियल है, आपको 30 दिन में मिलता है या नहीं मिलता, इसलिए आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। सेक्शन एज आई सेड 127। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पीटर एक माइनर है, स्मार्टफोन क्रेडिट पे लिया है, मोबाइल डीलर से श्योरिटी दी है, किसने? जैक ने, जो कि एक मेजर है। तो चाहे माइनर ने लिया है लेकिन यहां पे श्योरिटी मेजर है तो वो लायबल रहेगा। पीटर पैसे नहीं देता, मोबाइल डीलर ने पैसे मांगे, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वर्ड। मिस्टर जैक आर्ग्यू दैट ही इज नॉट लायबल टू पे सिंस पीटर जो कि प्रिंसिपल डेटर है लायबल नहीं है। गलत है भैया, आप लायबल हो। वेदर द आर्गुमेंट इज करेक्ट, नहीं भैया आप यहां पे लायबल रहेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। व्हाट विल बी योर आंसर? अगर दोनों के दोनों माइनर हो फिर तो भैया एग्रीमेंट क्या हो गया? वर्ड हो गया, तब आप श्योरिटी से भी पैसा ले नहीं सकते।
तो देखिए इनकॉम्पिटेंट है तो वो वॉइड हो जाएगा, कहीं लिखा भी हुआ, ये लिखा हुआ है। ए ने साइन किया है अपना नाम ब्लैंक चेक के ऊपर विद नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। एनएन क्रॉसिंग है, ठीक है, सेक्शन 130 में पढ़ते हैं। जो उसने किसको दिया, बी, अथॉरिटी दी है कि भैया 3000 भर ले, लेकिन बी ने 5000 भर लिए और उसने आगे सी को दे दिया फॉर कंसिडरेशन हु टेक्स इन गुड फेथ। तो यहां सी क्या बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, एचडीसी बन गया। लेकिन एचडीसी को अगर एनएन क्रॉसिंग हो रखी है तो उसको कोई प्रिविलेज नहीं है, एचडीसी भी ये 5000 रिकवर नहीं करवा सकता। प्रश्न ये है क्या सी रिकवर करवा पाएगा, द आंसर इज नॉट। देन कहता है ई वोटिंग हो रही कंपनी की, ए एंड हिज वाइफ जो है बी, उन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है। वह कहता बताइए कौन वोट डाल सकता है। तो हम सारे जानते हैं कि भैया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है, जिसका मतलब है जिसका नाम पहले लिखा है या आप सीनियोरिटी कह लीजिए, या जिसका नाम पहले क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, वो वोट डाल सकता है। और दोनों ने किसी ने भी वोट डाली है तो आपस में वो क्या कर सकते हैं, कॉन्कर मीन्स कंसेंट से, वरना सिंपल है जिसका नाम पहले है। इफ एन एजीएम हेल्ड ऑन 7 सितंबर, What will be the voting period and the time of closing? तो 7 सितंबर को वोटिंग हो रही है। तो देखिए हम ये क्लियरली पढ़ते हैं कि ई वोटिंग जो है कम से कम आपको ओपन रखनी पड़ती है 3 दिन के लिए, और क्लोज कब होती है, मीटिंग से 1 दिन पहले शाम को 5 बजे। इसलिए शाम को 5 बजे डेट ऑफ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, जैसे यूं कह लीजिए आपके यहां 7 सितंबर को है तो 6 सितंबर को शाम को 5 बजे ये बंद हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन कंपनीज एक्ट पे है। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया ईजीएम बुलाने के लिए ऑन द ग्राउंड कि रिक्विजिशंस ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो कि हम 102 में पढ़ते हैं वो नहीं दी है। तो देखिए रूल नंबर 17 में हम क्लियरली पढ़ते हैं जब ईजीएम रिक्विजिशंस बुला रहे हैं तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही आगे नोटिस सारे मेंबर्स को देते हैं। Adjournment of EGM called upon by the requisition of member on the ground that quorum was not present। अगर मेंबर ने खुद मीटिंग बुलाई है, quorum नहीं है, the meeting stands dissolved, या कह लीजिए वो कैंसिल मानी जाती है। समय होता है आधा घंटा तक हम इंतजार करते हैं, और ये कहां पढ़ते हैं हम, सेक्शन 103 के अंदर। अगला प्रश्न, विक्रांत ने किसकी रिक्वेस्ट पे, गोविंद की रिक्वेस्ट पे सामान बेच दिया जो उसके पास पड़ा था। हाउएवर गोविंद के पास उसको बेचने का राइट नहीं था, तो दैट मीन्स ही इज नॉट सेलर हैविंग ऑनरशिप राइट्स टाइटल। लेकिन विक्रांत ने जो उसके बिहाफ पे बेचा, दैट मीन्स वो एजेंट बन गया, उसके बिहाफ पे बेचा और पैसे उसने गोविंद को हैंड ओवर करवा दिए। तो अगर वो एजेंट है, ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ। 178 में हम पढ़ते हैं मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट अगर उसके पास पोजेशन ऑफ गुड्स है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स ऑफ गुड्स है, एंड जो ट्रांसफरी है एक्टिंग इन गुड फेथ, मतलब उसे नहीं मालूम कि सामान बेचने वाला का नहीं है, इट्स अ वैलिड सेल, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे अब क्वेश्चन क्या है, इज गोविंद लायबल टू आइडेंटिफाई विक्रांत। क्यों, क्योंकि माधव को सामान बेचा, माधव जो है वो यहाँ पे ट्रू ओनर है, उसने एजेंट विक्रांत के ऊपर केस कर दिया, तो नेचुरल है यहाँ गोविंद को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा विक्रांत को। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ गोविंद इफ द गुड्स आर प्रोहिबिटेड ड्रग्स। ड्रग्स बेच रहे हो तो भैया एजेंट तुम्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो यहां इंडेमनिटी की जरूरत नहीं है, विक्रांत खुद ही लायबल रहेगा। नेक्स्ट, ए एक पेई है, होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये उसने इंडोर्स किया है ब्लैंक में एंड डिलीवर्स इट टू बी। बी ने आगे इंडोर्स कर दिया इट इन फुल टू सी और ऑर्डर। ये हम सेक्शन 55 में क्लियरली इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं और बड़ी टेक्निकल है, तो सेक्शन 55 आना चाहिए, कॉपी पेस्ट है, पहले भी 1-2 बार इसके ऊपर प्रश्न आया हुआ है। सी ने बिना एंडोर्समेंट के क्या किया, ट्रांसफर कर दिया बिल किसको, डी को। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर डी जो कि बेरर है इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द पेमेंट फ्रॉम ए, बी और सी। तो देखने वाली चीज क्या है, ए पेई था, उसने एंडोर्स किया है इन ब्लैंक, और आगे जो बी है उसने एंडोर्स किस में किया है, इन फुल किया है। तो यहां हम सेक्शन 55 के अंदर क्लियरली पढ़ते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट आफ्टर हैविंग इंडोर्स्ड इन ब्लैंक, उसके बाद वो इंडोर्स इन फुल हो जाता है, द अमाउंट ऑफ इट कांट बी क्लेम्ड फ्रॉम द इंडोर्सर इन फुल एक्सेप्ट बाय द पर्सन टू इट whom it has been endorsed in full। तो इसके हिसाब से डी जो एज द बेरर है वो अपना पैसा जो रिकवर कर पाएगा वो ऑब्वियसली ड्रॉ रेसेप्टर या ए से ले सकता है, लेकिन ही कैन नॉट स्यू बी और सी। तो ये एक क्वेश्चन वैसे भी नॉर्मल क्लास में टेक्निकल लगता होता है, ध्यान रखने की थोड़ी आवश्यकता है। कंपनीज एक्ट पे सेक्शन 8 कंपनी पे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। कहता ये एक क्लब है और ये एलएलसी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अंडर सेक्शन 8 है, और ये प्रमोट कर रहा है क्रिकेट को।
लेटली अफेयर्स जो है कंपनी के फ्रॉडुलेंट है। भैया फ्रॉड है तो हम साफ जानते हैं कि फ्रॉड एक ग्राउंड है जहां आपका लाइसेंस रिवोक कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड टू आरडी इन पब्लिक इंटरेस्ट, और आपका अमेलगमेशन या आपका वाइंडिंग अप भी हो सकता है, राइट। एंड डिविडेंड्स आर पे टू मेंबर, आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रोहिबिशन है। मिस्टर न्यू एक मेंबर है डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लेंट विद रेगुलेटरी अथॉरिटी टू कर्ब द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बाय कैंसलिंग द लाइसेंस गिवन टू द कंपनी। Is there any provision under the Companies Act to revoke the license? As I said, CG by RD कर सकता है, delegated to RD, क्योंकि ग्राउंड यहां लग गया fraudulent affairs है, या आपने जो भी है सेक्शन का डिफॉल्ट किया है क्योंकि आपने डिविडेंड दे दिया है। Whether the company may be wound up, obviously yes, in public interest after reasonable opportunity of her to company. क्या मर्जर हो सकता है विद एक और कंपनी विच इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग? नो, क्योंकि मर्जर उसी के साथ होगा जो सेक्शन 8 कंपनी है एंड कैरिंग ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, V&M एसोसिएट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, रीअपॉइंट हो गए एज ऑडिटर्स एट द AGM। हाउएवर द बोर्ड ऑफ, क्योंकि हम सारे जानते हैं फर्म जो होती है वो उसको 2 टेन्योर मिल जाते हैं। हाउएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि इनको निकाल दिया जाए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। तो ठीक है भाई, सेक्शन 140 में आप निकाल भी सकते हो। ऑन 31st March 2023, subsequently having given consideration to the board recommendation, V&M associates were removed at the AGM by passing a special resolution but without obtaining approval of CG। देखिए, निकालने के लिए 3 टायर सिस्टम है, बोर्ड करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल करनी है, फिर जनरल मीटिंग में ऐसा चाहिए। तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप निकाल नहीं सकते। तो वैलिडिटी आपसे पूछी गई है तो हम यही कहेंगे भैया ये निकालना कतई क्या नहीं है, सही नहीं है। सेक्शन 140 यहां पे लग गया है तो ये वैलिड नहीं है। पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज है भैया, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा, आप सारे जानते हैं कि देर आर 3 पार्टीज, बट जरूरी नहीं होता बिकॉज ड्रॉर एंड पे कैन बी 1 पर्सन ऑल्सो, वो आप लिख सकते हैं। देन कहता है एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ द 2 वर्ड्स मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो ऑब्वियसली हम इंटरप्रिटेशन में ही पढ़ते हैं। मीन्स वाली डेफिनेशन क्या होती है? रिस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब जो लिखा है बस वही मीनिंग लेना, कुछ और नहीं लेना। और इंक्लूड्स वाली क्या होती है? एक्सटेंसिव, आप इनलार्ज कर सकते हो। उदाहरण दें तो डायरेक्टर की डेफिनेशन मीन्स से है, पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड, और इंक्लूड से आती है होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया एक एडिशनल ड्यूटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट यस आपको डालनी पड़ती है अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5, जहां मैंने एक सिंपल कोड की से आपको करवाया था LIC की स्टैंडर्ड पॉलिसी का रिकॉर्ड। तो आपसे 4 मैटर पूछे गए हैं। तो मैटर में क्या आता है भैया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो आपकी सही होनी चाहिए, और देन एक एडिक्वेट अकाउंटिंग आपने क्या मेंटेन करना है? रिकॉर्ड बुक्स कैसे बनानी है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम आपने फॉलो करने हैं, और एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंप्लायंस ऑफ क्या होना चाहिए, लॉस आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिबेंचर ट्रस्टी पे है कि बताइए कब उसे अपॉइंट करना होता है, और बाद में 3 सिचुएशन भी पूछी गई हैं, क्या ये ट्रस्टी बन सकता है? अगेन कॉपी पेस्ट है। तो डिबेंचर ट्रस्टी हम क्लियरली जानते हैं, पहली बार डिबेंचर के ऊपर सेक्शन 71 पढ़ते हैं और रेड विद रूल नंबर 18 पढ़ते हैं कि अगर आप 500 से ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हो, चाहे वो मेंबर हो या आम जनता हो, आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है और उसकी एक रिटर्न कंसेंट भी आपको अपॉइंटमेंट से पहले लेनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये था क्या एक शेयर होल्डर ट्रस्टी बन सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि एक बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं बन सकता। क्रेडिटर बन सकता है? नो, क्योंकि सेम आंसर है, बेनिफिशियली जो एंटाइटल्ड है नहीं बन सकता। A person who has given a guarantee for repayment of debenture वो भी नहीं बन सकता, क्योंकि जिसने गारंटी दी है वो नहीं बन पाएगा। तीनों का आंसर है कैन नॉट। जीसी के ऊपर प्रश्न है, कहता कंफ्यूजन है फाइनेंशियल ईयर को लेके बिटवीन द फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेंट, क्योंकि बोथ वर हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। कहता बताइए दोनों का मीनिंग क्या है और किस तरह से उन दोनों में डिफरेंस है। फाइनेंशियल ईयर हम सेक्शन 3 क्लॉज 21 में पढ़ते हैं, मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन 1st day of April, और कैलेंडर ईयर क्लॉज 66 में हम पढ़ते हैं मीन्स ईयर रेकन्ड एज पर ब्रिटिश कैलेंडर, जिसका मतलब हो गया जनवरी से दिसंबर। तो डिफरेंस है ये, एक अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, एक जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सेक्शन का डिफरेंस हो गया, राइट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देन एक्सटर्नल एड इंटरप्रिटेशन पे पूछा गया है
कि 2 एक्सटर्नल एड, हिस्ट्री एंड फॉरेन डिसीजन। हिस्ट्री में 4 बातें हैं, 1 हिस्ट्री इन जनरल, नंबर 2 पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इन पर्टिकुलर, नंबर 3 एंशिएंट स्टैट्यूट, नंबर 4 कंटेम्परेरी राइटिंग्स। ये 4 चीजों को आपने ध्यान रखना होता है। फॉरेन डिसीजन में आप उन्हीं देश का फॉलो कीजिए जो हमारे देश के साथ क्या है, सेम सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायबैक के ऊपर है, कंपनीज एक्ट सेक्शन 68 के ऊपर कहता है ऑफर ऑफ बायबैक शैल नॉट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कि बायबैक आप 6 महीने के अंदर दोबारा नहीं कर सकते। गलत है भाई, बल्कि जो रोक है वो 1 साल की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर, एंड द कूलिंग पीरियड फॉर मेकिंग फर्दर इश्यू ऑफ सेम काइंड शैल बी पीरियड ऑफ 1 ईयर। भाई ये भी गलत है, क्योंकि कूलिंग पीरियड सेम इश्यू करने के लिए 6 महीने का है। तो अब आपसे क्या पूछा गया, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, तो हम कहेंगे यार ये वैलिड नहीं है, आपने उल्टा लिख के दिया। प्रमोटर्स ऑफ कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है, अनसिक्योर्ड लोन दिया है कंपनी को, क्योंकि एक मार्जिन रिक्वायरमेंट मीट करनी थी। क्यों? क्योंकि आप किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से पैसा उठा रहे हैं। तो कहता बताइए क्या हम इसे डिपॉजिट मानेंगे या नहीं। रूल 21C में हम क्लियरली पढ़ते हैं हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे अगर प्रमोटर या उसके रिश्तेदार से आपने पैसा इकट्ठा किया। क्यों किया है अनसिक्योर्ड लोन? क्योंकि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्टिपुलेशन है, कंडीशन है, और हम इसे डिपॉजिट कब तक नहीं मानते, जब तक आप उसका पैसा क्या ना करें, वापस ना कर दें। तो इसलिए हम इसे कहेंगे भैया ये डिपॉजिट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसका पैसा क्या करेंगे, वापस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, व्हाट विल बी योर आंसर। अगर इंटायर लोन आप रीपे कर देते हैं, द मोमेंट यू रीपे ऑब्वियसली इट बिकम्स व्हाट, द डिपॉजिट। नेक्स्ट इज ऑन द कंट्रैक्ट एक्ट। ए ने अपना मकान भाड़े पे दिया है बी को 3 बरस के लिए, और टर्मिनेबल है अगर 3 महीने का नोटिस कोई भी पार्टी दे। लेकिन यहां पे सी जो कि बेटा है ए का, लैंडलॉर्ड का, उसको एक अलग से रहने के लिए घर चाहिए, उसने बी को नोटिस दे दिया है। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रेटिफिकेशन के ऊपर आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आपके बिहाफ पे ऐसा कर रही है। लेकिन हम कहते हैं रेटिफिकेशन की कंडीशंस हैं 196 से 200, और सेक्शन 200 में कंडीशन क्या आती है, रेटिफिकेशन शैल नॉट बी इंजूरियस टू थर्ड पार्टी। तो यहां पे सेक्शन 200 लग गया, इंजूरियस टू थर्ड पार्टी यहां हो रहा है, दैट इज द टेनेंट, इसलिए ये रेटिफाई नहीं हो पाएगा। अगेन इस तरह का क्वेश्चन आपने ऑब्वियसली मैंने तो क्लास में करवाया हुआ है आपको ये, तो एक भी मुझे क्वेश्चन बहुत कोई हटके कुछ भी हटके नजर नहीं आ रहा। अगला जीसी के ऊपर प्रश्न यह आता है, श्री जो है वो एक सबमिट करना चाहते हैं अपील हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को, कब, 8 सितंबर को, जो कि लास्ट डे है, उस दिन ही आप अपील कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश लॉकडाउन की वजह से उस दिन कोर्ट बंद हो गई हैं फॉर 30 डेज ड्यू टू विजिट ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स फ्रॉम 40 कंट्रीज, जो कि 2023 में ऑब्वियसली G40 सबमिट हुआ था और ये बंद किया गया। कहता क्या रेमेडी है श्री को, तो हम जीसीए में अंडर सेक्शन 10 में पढ़ते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टाइम की कोई भी अगर आपने कार्रवाई करनी है किसी भी कोर्ट या ऑफिस में करनी है ऑन अ स्पेसिफाइड डे, ऑन अ सर्टेन डे या पर्टिकुलर डे कह लीजिए, या विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड करनी है, और उस दिन कोर्ट क्या है किसी कारणवश बंद हो जाता है उस लास्ट दिन को, तो हम मान लेते हैं कि ये ड्यू कोर्स में आपने कर दी है। अगर आप ये कार्रवाई कर देते हैं नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड, जिस दिन वो कोर्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसके साथ ये प्रश्न यहां पे समाप्त होते हैं। गुड लक, गॉड ब्लेस।